सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम यहाँ 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो इसका सही जवाब है मोहेनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहेनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 12 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 31 अक्टूबर के दिन हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आती है और इन्हीं के जयंती के अवसर पर हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता था, यानी आयरन मैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, 11 जुलाई। अगला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है एशिया महाद्वीप में। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय है? तो वो है एशिया महाद्वीप है सबसे अधिक भूकंपीय सक्रिय महाद्वीप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक शहरीकरण वाला है? तो इसका सही जवाब है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो सबसे अधिक शहरीकरण वाला है। अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप सबसे बाद खोजा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे बाद में खोजा गया महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। सबसे कम घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप महाद्वीप। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। अगला प्रश्न है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो उसका सही जवाब है बॉस्फोरस। बॉस्फोरस जो जलडमरू मध्य है वो है एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य कौन सा है? तो वह आ जाएगा जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है वो है यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एकांकुगा। माउंट एकांकुगा जो है वो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अब अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट विंसन। अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट विंसन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है?
तो इसका सही जवाब है माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो है माउंट किलिमंजारो, जो कि स्थित है तंजानिया देश में, और ये अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है यूरोप का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब है माउंट एल्ब्रूस। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एल्ब्रूस। अगला प्रश्न है अमेज़न नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो वो बहती है दक्षिण अमेरिका में। अमेज़न नदी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नदी है, जो कि है नील नदी। नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। अगला प्रश्न है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो स्थित है एशिया महाद्वीप में। गोबी मरुस्थल है एशिया महाद्वीप में, मंगोलिया देश में। अगला प्रश्न है सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सही जवाब है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। हिमालय पर्वत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित महाद्वीप में है हिमालय पर्वत। नेक्स्ट, विश्व का सर्वोच्च पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो है एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है, जो कि है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और वो आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत तंत्र किस महाद्वीप में है? तो वो है दक्षिण अमेरिका में। विश्व का जो सबसे लंबा पर्वत तंत्र है वो है दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है एडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो उसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका में। एडीज पर्वतमाला जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? तो वो आ जाएगा दक्षिण अमेरिका। सबसे अधिक वर्षा वाला जो महाद्वीप है वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे गर्म महाद्वीप है इस अफ्रीका महाद्वीप, और वहाँ स्थित है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो है अंटार्कटिका। सबसे ठंडा महाद्वीप जो है वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप भूमध्य सागर रेखा से नहीं गुजरता है? तो वो है दक्षिण अमेरिका। दिए गए ऑप्शन में से दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वो भूमध्य रेखा से नहीं गुजरता है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे कम देशों वाला है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो सबसे कम देशों वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक देशों वाला है? तो वो आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, जो है वो सबसे अधिक देशों वाला महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप चारों ओर से महासागरों से घिरा है? तो वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सा महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हम जानते हैं हिम महाद्वीप के नाम से। अंटार्कटिका को हम हिम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अफ्रीका को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप महाद्वीप को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, यूरोप महाद्वीप को। अगला प्रश्न है यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो वह है यूराल पर्वतमाला। यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वतमाला है उसे कहते हैं यूराल। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी रेखा काटती है? तो उसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं काटती है अफ्रीका महाद्वीप को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी रेखाएं काटती है। अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो वह स्थित है उत्तरी और पूर्वी में। एशिया महाद्वीप जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी है? तो वो है अंटार्कटिका महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी महाद्वीप है। अगला प्रश्न है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सी है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि यहाँ पर है भारत जो कि जनसंख्या की दृष्टि में पहले नंबर पर है हमारा भारत देश, और दूसरे नंबर पर है चीन। दोनों आते हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो आ जाएगा एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? तो वो है 7 महाद्वीप। विश्व में टोटल 7 महाद्वीप है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान राज्य में। पुष्कर झील जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित झील है। नेक्स्ट है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है सरयू नदी के तट पर। अयोध्या जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है शत्रुंजय पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। शत्रुंजय पहाड़ी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था सम्राट अशोक ने। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है चंदेल वंश से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। अगला प्रश्न है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है राजराज चोल प्रथम ने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो सही जवाब है गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण है वो गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो उसका संबंध है सिख धर्म से। स्वर्ण मंदिर का जो संबंध है वो सिख धर्म से है। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वह है अमृतसर में स्थित। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है द्वारका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है द्वारका। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है द्वारका नगरी किस देवता से संबंधित है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण। द्वारका नगरी जो है वो कृष्ण देवता से संबंधित है। अगला प्रश्न है रामेश्वरम मंदिर किस सागर के निकट स्थित है? तो इसका सही जवाब है हिंद महासागर के निकट स्थित है रामेश्वरम मंदिर। अगला प्रश्न है रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य में स्थित है रामेश्वरम मंदिर। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है केदारनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है उत्तराखंड राज्य में। केदारनाथ मंदिर जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है अमरनाथ गुफा किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य यानी केंद्र शासित राज्य यानी में स्थित है। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बिहार राज्य में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? तो वो था बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विनाश है वो बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो वो था बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था श्रावस्ती। नेक्स्ट लुम्बिनी वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वह है नेपाल देश में। लुम्बिनी जो है वो नेपाल देश में स्थित है अब वर्तमान में। अगला प्रश्न है कुशीनगर किस घटना से संबंधित है?
तो वो घटना है महापरिनिर्वाण। कुशीनगर जो है वो महापरिनिर्वाण घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न है सारनाथ किस महान घटना से संबंधित है? तो वो है बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, यानी प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म से। महाबोधि मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध, हिंदू और जैन। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की जो गुफाएं है वो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित। अगला प्रश्न है लाल किला किस नगर में स्थित है? तो वो है दिल्ली में। लाल किला जो है वो दिल्ली में स्थित किला है। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो कि गुलाम वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दिल्ली में। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो वो था शाहजहां ने। याद में रख लेना है ताजमहल का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो वो है जयपुर में। सॉरी, जयपुर नॉट रॉन्ग, जयपुर नहीं, आगरा। आगरा में स्थित है। याद रखना है कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है और आगरा है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। तो याद में रख लेना है ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हम हर साल मनाते हैं 29 अगस्त के दिन हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और वो हम मनाते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर। अगला प्रश्न है 29 अगस्त किस महान खिलाड़ी का जन्मदिन है? तो वो है मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे। उनके जन्मदिन पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल। अगला प्रश्न है कि खेल पुरस्कार किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो हम 29 अगस्त को हर साल खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा 29 अगस्त के दिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहसिक खेलों से संबंधित है? तो वो पुरस्कार का नाम है तेंजिंग नोर्गे। तेंजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है वो साहसिक खेलों से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में खेल पुरस्कार किस स्तर पर दिए जाते हैं? तो वो है राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। भारत में जो खेल पुरस्कार है वो राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो वो है कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और नगद। याद रखना है कांस्य प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद राशि दी जाती है। याद में इसे रख लेना है क्योंकि अर्जुन पुरस्कार जो है वो दूसरे नंबर का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रतीक किससे संबंधित है? तो वो गुरु से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो प्रतीक है वो गुरु से संबंधित है। नेक्स्ट है कि खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो वो थे विश्वनाथन आनंद। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पहले खिलाड़ी थे वो थे विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है धनुष से। अर्जुन पुरस्कार का प्रतीक चिन्ह जो है वो धनुष से संबंधित है। अगला प्रश्न है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1974 में शुरू हुआ था तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार। अगला प्रश्न है
खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम क्या था? तो वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, खेल रत्न पुरस्कार का, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? तो वो थे हॉकी के खेल से, और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते थे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस महाकाव्य से है? तो इसका सही जवाब है महाभारत से। अर्जुन पुरस्कार का जो संबंध है वो महाभारत महाकाव्य से है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो वो है युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो होती है 25 लाख की। ध्यानचंद पुरस्कार में जो नगद राशि होती है वो होती है 25 लाख की। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो होती है 10 लाख की। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो नगद राशि दी जाती है वो 10 लाख की दी जाती है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो होती है 15 लाख की। अर्जुन पुरस्कार में जो नगद राशि होती है वो 15 लाख की होती है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि कितनी होती है? तो वो है 25 लाख की। 25 लाख की होती है खेल रत्न पुरस्कार में नगद राशि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए नहीं है? तो वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो है वो खिलाड़ियों के लिए नहीं होता है, क्योंकि इसे गुरु को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस स्तर पर दी जाती है? तो वो इंटर कॉलेज यानी विश्वविद्यालय के स्तर पर दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार किस आधार पर दिया जाता है? तो वो पिछले 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खेल रत्न पुरस्कार आधारित किया जाता है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे O.M. नाम्बियार। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे O.M. नाम्बियार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे P.K. बनर्जी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे P.K. बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेल पुरस्कार नहीं है? तो इसमें से जो है D पद्म विभूषण, ये जो है वो खेल पुरस्कार नहीं है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? तो वो कोचिंग के श्रेणी में दिया जाता है, कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में किसके नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया खेल रत्न पुरस्कार, यानी पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था, फिर 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो उसमें पदक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नगद राशि भी दी जाती है। नेक्स्ट है, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार किससे संबंधित है? तो उसका संबंध है साहसिक खेल से। तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार जो है वो साहसिक खेल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च साहसिक खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है खेल से संबंधित है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे दी जाती है? जो विश्वविद्यालय खेल में अच्छा होता है उससे दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 2002 में। ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो 2002 में शुरू हुआ था। अब अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वो आजीवन खेल योगदान से संबंधित है ध्यानचंद पुरस्कार का। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1985 में।
द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो वो हुई थी 1991 से 1992 के बीच में हुई थी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की पुरस्कार। अब उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। फिर 2021 में भारत सरकार ने इसे बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, याद में रख लेना है। और अर्जुन पुरस्कार फिर दूसरे नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से कब समाप्त हुआ? तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का कार्य आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने संविधान को कब हस्ताक्षरित किया? तो ये किया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान को हस्ताक्षरित किया था और वो आखिरी दिन था। नेक्स्ट, संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव कब किया? तो वो किया था 24 जनवरी 1950 को किया था संविधान सभा ने राष्ट्रपति का चुनाव, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित कब किया? तो वो किया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो वो है 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान को अपनाने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो वो टोटल 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो वो प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। हमारा जो संविधान है वो सबसे अधिक प्रभावित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो वो है 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? तो वो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था संविधान सभा ने राष्ट्रगान को, जो कि है जन गण मन, और उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बार बैठक। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो टोटल 22 समितियां थी। संविधान सभा में टोटल 22 समितियां थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का सचिव कौन थे? तो वो थे HVR अयंगार। HVR अयंगार थे संविधान सभा के सचिव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी हंसा मेहता। संविधान सभा की पहली महिला थी हंसा मेहता। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो वो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें तो उद्देश्य प्रस्ताव कब यहाँ पर लागू किया गया? यहाँ करेक्ट करने हैं कि लागू किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को लागू किया गया। अब उसे कब प्रस्तुत किया गया? तो वो किया गया था
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो वो समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह यानी 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई? तो वो हुई थी 11 बैठक। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे B.N. राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे B.N. राव। अब अगला प्रश्न है कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? तो वो 299 सदस्य रह गए थे संविधान सभा में विभाजन के बाद में। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे प्रारंभ में? तो वो थे 389। टोटल 389 सदस्य थे संविधान सभा में प्रारंभ में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे H.C. मुखर्जी। H.C. मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1946 में। संविधान सभा की स्थापना हुई थी 1946 में। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था संविधान सभा का गठन। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।